गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंबिका धीमान। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो वो टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग केसेस, ठीक है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि एम ऑफ द डॉक्टर क्या होना चाहिए। फर्स्ट एम जो है किसी भी प्रैक्टिशनर का is to help the patient to stay alive by attention to respiration, circulation and elimination of the poison by vomiting if it is unabsorbed and purgation by if it is absorbed, ठीक है। अब नेक्स्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट मैं आपको डिस्कस करूँगी। इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले कोमा में अगर कोई पेशेंट है तो उसका सबसे पहले ABCD मेंटेन करना है। ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से ड्रग्स, जो ड्रग्स उसे देनी है, ठीक है। तो एयरवे में क्या है कि पेशेंट का एयरवे पोजीशन से मेंटेन करना है, बाय पोजीशनिंग सक्शन करना है, ठीक है। और अगर कोई आर्टिफिशियल मतलब ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल क्लीनिंग करनी है बाहर से, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एयरवे में है या फिर म्यूकस ही है इटसेल्फ तो वो क्लीन करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग जो है मेंटेन करनी है, ठीक है। उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे रखना है बार बार और उसको सप्लाई करनी है ऑक्सीजन की कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है, उसकी पल्स और बीपी मेंटेन रखनी है, ठीक है। उसके बाद टिश्यू परफोरेशन तो नहीं है वो सब चेक करना है, ठीक है। स्किन के साइंस क्या क्या है, कहीं साइनोसिस तो नहीं है, यूरिनरी आउटपुट क्या है, वो सब देखना है। उसके बाद ड्रग्स में सबसे पहले उसको डेक्सट्रोज चलानी है। डेक्सट्रोज 50 to 100 ml IV देना है। उसके बाद थियामिन इंजेक्शन देना है, IM और IV 100 mg। नेलोक्सोन देना है, ठीक है, 0.45 mg IV। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि कैसे उसका थर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो हमने अभी तक देखा कि ABCD क्या है, ठीक है। ये है कोमा को मेंटेन करने के लिए। अगर पेशेंट कोमा में है तो उसका ABCD मेंटेन करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आता है कि हाइपोथर्मिया। अगर पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिया मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसे वार्म अप करना है, ठीक है। उसके फुट मसाज करके, हैंड मसाज करके उसे वार्म क्लोथ्स में रखना है, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है हाइपोथर्मिया के केस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 20 मार्क्स में आ सकता है, जिसके अंदर हमें कंबाइन सब कुछ लिखना है। जैसे इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे करते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट की। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब पॉइजन, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर इमरजेंसी मैनेजमेंट में पहले हमारा कोमा को मेंटेन करना है, उसमें क्या है ABCD मेंटेन करनी है। दूसरा क्या है, हाइपोथर्मिया मेंटेन करना है, हाइपोथर्मिया को मैनेज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के अंदर, इन पेशेंट्स में हाइपोटेंशन हो जाता है, मतलब BP लो हो जाता है, तो उस केस में हमें IV ड्रिप चलानी है सलाइन की 0.9%, ठीक है। और समटाइम्स अगर हाइपोटेंशन नहीं मेंटेन होता तो डोपामिन इंजेक्शन देना है, ठीक। उसके बाद है हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट में होता है हाइपरटेंशन मीन्स डायस्टोलिक अगर 105 या 110 से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें पेशेंट को फेनोटेनामिन देना है 2 से 5 mg IV, ठीक है। या समटाइम्स अगर पेशेंट को ये नहीं सूट करता तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड देते हैं 0.25 mg पर kg पर मिनट IV ड्रिप में, ठीक। अब नेक्स्ट हमें 5th पॉइंट जो पेशेंट को देखने को मिलता है इन सब पेशेंट्स में वो है कन्वर्जन में हमें मीडाजोलैम देना है। देखेंगे हाइपरथर्मिया, ठीक है। पेशेंट के अंदर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी क्लोथ रिमूव करना है, ठीक है। अगर फिर भी जैसे उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखेंगे, फिर भी अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है तो हम उसमें डेंट्रोलिन देते हैं 2 to 5 mg पर kg IV। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो B पॉइंट है। पहले हमने बताया A पॉइंट में इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ द सिम्प्टोमेटिक, उसमें सब पॉइंट्स अलग अलग 6 पॉइंट बताए थे मैंने कैटेगराइज करके। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जैसे हमने 4 कैटेगरी की हुई है। अगर पहली चीज़ जो अगर पॉइजन इनहेल हुआ है, मतलब नेज़ल पैसेज के थ्रू इनहेल हुआ है, ठीक है, तो उसमें आता है रिमूवल ऑफ द पेशेंट टू द फ्रेश एयर। अगर जैसे कई बार ऐसे होते हैं वर्कर्स होते हैं जो ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जो केमिकल फैक्ट्री है, उसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वेपोराइज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो क्या होता है, कई बार ज़्यादा
ज़्यादा मात्रा में कई पेशेंट जो है इनहेल कर लेते हैं, जो नए नए वर्कर्स होते हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, तो उनमें ये पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, ठीक है। तो जैसे कल कई अल्कोहल फैक्ट्रीज़ हो गई या एसीटोन फैक्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, कई ऐसे एसिड्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में आते ही, मतलब खुले फॉर्म में आते ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वेपोराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर इनहेल हो गए पेशेंट के अंदर, तो सबसे पहले एक डॉक्टर की ड्यूटी है, अगर वो पेशेंट आता है आपके पास इनहेल्ड पॉइजन का, ठीक है, उसकी हिस्ट्री ली है हमने पहले, हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता लगा कि दिस पेशेंट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री और वहाँ इनहेल्ड पॉइजनिंग वाला केस है, तो उसमें हमें सबसे पहले पेशेंट को रिमूव द पेशेंट टू द फ्रेश एयर, ठीक है, वहाँ से पेशेंट को निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास हॉस्पिटल में आएगा तो ऑलरेडी वो रिमूव फ्रॉम द कंटामिनेटेड एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लीन द ट्रैक बाय क्लीनिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन एट्सेट्रा। जैसे क्या है, जो नेज़ल पैसेज होता है वो पहले क्लीन करना है, ठीक है, उसके बाद स्वैब से, उसके बाद उसका नेज़ोट्रैकियल ट्यूब से उसको पैसेज को क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट है वो इंजेक्टेड पॉइजन, जैसे कि कई बार इंसुलिन की ओवरडोज में आ गया, या फिर कई ऐसे पॉइजन होते हैं जो इंजेक्शन की फॉर्म में कई बार मतलब होमिसाइडल पर्पस से, ठीक है, किसी भी पर्सन को दिए जा सकते हैं, तो उसकी पॉइजनिंग अगर आई है, कई बार रॉबरी करने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे सूची के इंजेक्शंस जो है बना के और पेशेंट को, मतलब किसी भी रॉब करने के लिए किसी भी व्यक्ति को वो इंजेक्ट कर देते हैं, जब बसेस वगैरह में या कहीं भीड़ भाड़ के एरिया में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो सबसे पहले साइट ऑफ द मतलब पहले उसको पूरा एग्जामिन करना है एक्सटर्नल, उसके बाद वहाँ देखना है कि पेशेंट के अंदर कोई इंजेक्टेड मार्क तो नहीं है, इंजेक्शन का कोई मार्क तो नहीं है, ठीक। उसके बाद जब हमें दिख जाए तो उस जगह से टूवर्ड्स द बॉडी एक टॉर्निक्यूट बांधना है, जैसे आयुर्वेद में बताया कि बंधन बांधना है 4 अंगुल ऊपर साइड से, ठीक है। तो वैसे ही करना है अबाउट द साइट, ये जो है टॉर्निक्यू बांधना है 10 मिनट के लिए, और उसको 10 मिनट के लिए बांध दिया, ठीक है। उसके बाद 11वें मिनट में उसको 1 मिनट के लिए खुला छोड़ना है, ताकि उस पार्ट के अंदर गैंग्रीन पैदा ना हो, ठीक है। और इसका मेन पर्पज़ है कि ये स्प्रेड ना हो ज़्यादा, ठीक। उसके बाद देखते हैं कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग में, ठीक है, ये भी मोस्ट कॉमनली, जैसे कि रबर फैक्ट्री होती हैं या कई केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, तो उसमें क्या है, एल्कली एसिड कॉन्टैक्ट में आने से कई बार किसी भी पर्सन के अंदर ये कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग हो जाती है, जो भी नए नए वर्कर्स होते हैं, या फिर कई बार क्रॉनिक के भी पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या है, हमें कि रिंस द एरिया विद द सलाइन, नॉर्मल सलाइन से रिंस करना है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंजेस्टेड पॉइजन। अगर किसी पेशेंट ने पॉइजन इंजेस्ट किया है, इधर एनी, फर्स्ट तो उसकी हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेशेंट के रिलेटिव से या फिर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है, वो अगर आंसर कर सकता है तो उससे पूछो कि क्या आपने कोई केमिकल कौन सा इंजेस्ट किया है, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता लगे तो उसकी गैस्ट्रिक लेवाज करनी है, स्टमक वॉश विद इन द 1 आवर, ये बहुत इफेक्टिव रहता है अगर स्टमक वॉश कर दिया, क्योंकि अभी क्या है, केमिकल या पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या है, 5 ml फ्लूइड डालना है, जो गैस्ट्रिक लेवाज होती है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। 5 ml फ्लूइड जो है पर kg, पहले फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिपीट करना है इसको बार बार गैस्ट्रिक लेवाज को, ठीक है, टिल द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड इज़ कमिंग, ठीक। अब इसकी प्रोसीजर क्या है मेन, वो मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में लेटाना है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, माउथ मतलब जो ऊपर वाला सरफेस रहता है गर्दन से लेके मुंह तक, वो थोड़ा लोअर लेवल पे होता है, लैरिंग्स तक, ताकि क्या है, पेशेंट एस्पिरेट ना करे, मतलब नाक नेज़ल ट्रैकियल ट्यूब, नेज़ल पैसेज में फ्लूइड ना चला जाए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने सबसे ऊपर लिखा है पहले बी पॉइंट के बाद लेफ़्ट लेटरल पोजीशन, उसके बाद एरो लगाया है, ठीक है। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में क्यों रखते हैं पेशेंट को, क्योंकि उस तरफ ग्रहणी रहता है, हम अगर आयुर्वेदिक कंसेप्ट से देखें, ठीक है, ड्यूडेनम का साइट रहता है उस तरफ। इससे क्या होगा कि इट अवॉइड द पासिंग ऑफ द पॉइजन थ्रू द पाइलोरस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये ट्यूब की जो वो रहती है, नंबर रहता है वो 22 to 28 रहता है चाइल्ड के अंदर, उसको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, ठीक है।
और एडल्ट के अंदर इसकी जो नंबर रहता है वो 36 to 40 रहता है, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट एरो लगाया, आप देख सकते हैं, उसमें है कन्फर्मेशन ऑफ द टिप इन द स्टमक। अब उसके बाद हमें कन्फर्मेशन देखना है कि जो हम गैस्ट्रिक लेवाज डाल रहे हैं या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहे हैं, उसको पहले डालने के बाद बबलिंग साउंड अगर आती है तो वो कंफर्म करेगा कि ये जो है स्टमक में ही एंटर हुआ है। उसके लिए क्या करना है, खाली सिरिंज लेके उसमें मतलब खाली सिरिंज को थोड़ा सा पुश करना है, इससे क्या होगा, साउंड आएगी, कंफर्म करेगा कि ये स्टमक के अंदर ही है, ठीक है। अगर ये ट्रैकिया में होगा तो पेशेंट को क्या होगा, कफ रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है, या फिर हीजी साउंड आएगी, तो हमें वापस से निकाल के फिर दोबारा स्टमक में डालना है, ठीक है। अब क्या करना है, 250 ml ऑफ वाटर इंजेक्ट करना है स्टमक के अंदर, जब कंफर्म हो जाए कि ये स्टमक में है, ठीक है। और वो फ्लूइड लेके पहले 250 ml लेंगे इस फ्लूइड अंदर से, स्टमक से। उसके बाद क्या करना है, फिर स्टमक वॉश करना है और फ्लूइड डाल के, ठीक है। तो जो ये हमने सैंपल लिया है स्टमक से, उसको केमिकल एनालिसिस के लिए फोरेंसिक लैब भेजना है। अब उसके बाद अदर एजेंट यूज्ड फॉर द गैस्ट्रिक लेवाज आर, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट से हम वॉश करते हैं 1:5000 रेशो में, या फिर सोडियम आयोडाइड 1%, या स्टार्च सॉल्यूशन, या टैनिक एसिड 4%, ठीक है। ये समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि गैस्ट्रिक लेवाज में अदर एजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं। आफ्टर गैस्ट्रिक लेवाज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज़ टू बी लेफ्ट। क्यों छोड़ना है, ताकि वो जितना अदर पॉइजन रह जाए उसे न्यूट्रलाइज कर ले। इस गैस्ट्रिक लेवाज प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि समटाइम पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है, ये 10% पेशेंट्स में हो जाता है, या फिर जिसको पहले से गैस्ट्रिक अल्सर हो तो उनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, या समटाइम्स अगर गैस्ट्रिक लेवाज प्रॉपरली नहीं ट्रीट किया तो उससे भी गैस्ट्रिक परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द गैस्ट्रिक लेवाज, ठीक है। तो मैं जो ये रेफरेंसेस बता रही हूँ आपको सारे, जो भी अलग अलग बुक्स से कलेक्ट करके, ठीक है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो हमें सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें कार्बोलिक एसिड को छोड़ के बाकी सब कोरोसिव पॉइजनिंग में गैस्ट्रिक लेवाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे कोरोसिव पॉइजनिंग में तो उससे क्या होगा, परफोरेशन हो सकता है, मतलब जहाँ भी वो टच होगा गैस्ट्रिक लेवाज करते वक्त, उसको निकालते वक्त जो स्टमक कंटेंट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जहाँ भी वो टच होगा स्टमक वॉल में या कहीं भी, तो वहाँ छेद कर सकता है, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनोल में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कन्वल्जेंट पॉइजन में, ठीक है, कन्वल्जेंट पॉइजन जैसे कि स्ट्रिक्निन एट्सेट्रा, उसमें भी कन्वल्जन्स हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं करना है। कोमाटोस पेशेंट में, क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। वोलेटाइल पॉइजन में जैसे कि हाइड्रोकार्बन वगैरह, इनमें भी, ताकि वो अगर वो हम गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे तो वो क्या होगा, एवेपराइज होके निमोनाइटिस कर सकता है, लंग्स में जा सकता है। उसके बाद रिस्क ऑफ द हैमरेज और परफोरेशन ड्यू टू इसोफेजियल और गैस्ट्रिक पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट्स में या हैमरेजिक पेशेंट्स में नहीं करना है, ठीक है। और जिसके अंदर फॉरेन बॉडी चली गई हो उसमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर द गैस्ट्रिक लेवाज। मैं एक बार आपको समराइज़ करना चाहूँगी, जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मैनेजमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। उसमें सबसे पहले इमरजेंसी मैनेजमेंट में ABCD हमने मैनेज किया था। उसके बाद रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ठीक है, उसके अंदर अगर कॉन्टैक्ट मतलब इंजेक्शन से है, कॉन्टैक्ट से है, वो सब पढ़ा था। और अगर इंजेस्ट किया है तो उसको गैस्ट्रिक लेवाज से करना है ट्रीट, दूसरा फिर वॉमिटिंग इंड्यूस करके, तीसरा डायल्यूशन से, और फोर्थ अदर। अब उसके बाद थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट। उसके बाद भैया हम करेंगे उसमें एंटीडोट का एडमिनिस्टर, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। उसकी डोज जो होती है 40 to 80 ग्राम्स होती है। इट एड्जॉर्ब माइंड इट माई वर्ड, इट इज़ एड्जॉर्ब एक्चुअली, स्पेशली एल्कलॉइड पॉइजन, ठीक है। ये एड्जॉर्ब करता है, ADSORB, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एड्जॉर्ब करके पैलेटेबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या है, ये बेसिकली हेल्प करता है पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया कर देता है कई बार, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल जो है ऑल्सो प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड थेरेपेटिक एजेंट्स। कई बार कोई मेडिसिन अगर उसके साथ ले ली तो वो उसके लिए
थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, पेशेंट के लिए। अब दूसरा पॉइंट आता है वो डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होते हैं? ये डिमल्सेंट सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं स्टमक वॉल के ऊपर, ठीक है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मिल्क। जैसे अगर आप घर में कोई पेशेंट अगर आता है ऐसे पॉइजनिंग का, अगर आप देखते हैं तो उनको सबसे पहले क्या कराना है? वॉमिटिंग कराना है, बहुत सारा गर्म पानी पिला के, या फिर सलाइन वाटर पिला सकते हैं। उसके बाद वॉमिटिंग करा के उसे तुरंत मिल्क पिला दो, ठीक है, या मिनरल ऑयल दे सकते हो। मिनरल ऑयल भी क्या करता है? वो कोटिंग कर देता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता पॉइज़न को, ठीक है। उसके बाद इसमें डिमल्सन में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि अगर किसी ने ऑलरेडी फैट या ऑयल जो ऑयल्ड पॉइज़न लिया है, ठीक है, तो उसमें काम नहीं करेगा। केरोसिन पॉइजनिंग में काम नहीं करेगा क्योंकि केरोसिन पॉइजन तो वोलेटाइल होती है। फिनोल में काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो बल्कि फूड है, ठीक है। उसमें क्या है? मैकेनिकल एंटीडोट बेसिकली इसको बोलते हैं, ताकि वो फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट मैकेनिकल एंटीडोट।